हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज की इस क्लास में मैं आपको मशीन लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। बट मुझे हर लैंग्वेज का आपको ड्रॉबैक बताना है, क्योंकि जो ये लेक्चर मैं ले रहा हूं वो सी लैंग्वेज के लिए है। पुरानी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर कुछ कमियां होंगी। उन कमियों को हम देखते चलेंगे और आगे उनके सॉल्यूशंस में आपको बताता रहूंगा। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. It can be either on or off. Therefore, it understood only 0 and 1. ये क्या समझता होगा भाई? ये बस 0 और 1 को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये पोर्टेबल नहीं है। What do you mean by portable? अगर एक प्रोग्राम आपने बनाया और वो एक मशीन पर अगर आपने चलाया, तो हो सकता है वो दूसरी मशीन पर वो एज इट इज कोड ना चले। क्यों? क्योंकि हर प्रोसेसर की सीरीज ऑफ 0 एंड 1 जो होते हैं ना, सीरीज ऑफ 0 एंड 1 जो होते हैं वो हर एक के अलग अलग होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरीज ऑफ 0 एंड 1। सो ये लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं। पोर्टेबल वर्ड आपने आजकल मोबाइल की सिम में बहुत सुना होगा कि आप नंबर को पोर्ट करा लेते हैं। नंबर वुड रिमेन सेम। आप एयरटेल से जियो पे जा सकते हैं, जियो से एयरटेल पे आ सकते हैं, नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। बट मशीन लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि अगर आपने एक तरह के हार्डवेयर पर अगर इसका कोड लिखा है तो वह सेम कोड दूसरे हार्डवेयर पर नहीं चल सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द 0 एंड 1। और आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, हर चीज को 0 और 1 में लिखना। भाई मेरा नाम डीडी सिंह है और अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई आप इस डीडी सिंह को 0 और 1 में लिख दीजिए, तो मेरी तो जॉब लग जाएगी भाई। पहले मुझे हर कैरेक्टर का एक एस्काई कोड निकालना पड़ेगा। एस्काई एक कमेटी है जहां पर कैपिटल ए का जो एस्काई कोड होता है विच इज 65, तो उसमें +3 और करना पड़ेगा विच इज 68, विच इज व्हाट 68। मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे, ये मेरा एस्काई कोड है। अब हर कैरेक्टर का आप एस्काई कोड निकालिए, राइट? ये रटना नहीं है अभी आपको, मैं तो आपको वो दर्द बता रहा हूं कि लेट अस अज्यूम आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। लेट अस अज्यूम आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें जो इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनका पहले आपको एस्काई कोड निकालना पड़ेगा और फिर हर नंबर का आप बाइनरी निकालो। भाई 68 का फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? बाइनरी। तो मेरी समझ में मैं इसे डिफिकल्ट काम तो नहीं कहूंगा, नंबर का बाइनरी तो कोई भी निकाल सकता है जिसे मैथ की समझ होगी। बट ये लिखना बड़ा बोरिंग काम होगा, इसे लिखना मेरी समझ में बहुत बोरिंग काम होगा। तो इंग्लिश में आपने एक सेइंग सुनी होगी, द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, मम्मी होती है। मशीन लैंग्वेज में लोगों को परेशानी होने लगी और उसकी जगह पर एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई और उस लैंग्वेज का नाम क्या था पता है तुम्हें? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ पता है? इसमें सिंबॉलिक कोड का यूज होने लगा। इसके अंदर नॉर्मली किसका यूज होने लगा बेटा? सिंबॉलिक कोड का। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। इसके अंदर बेसिकली सिंबॉलिक कोड का यूज होने लगा इंस्टीड ऑफ द न्यूमेरिक कोड। इंस्टीड ऑफ द न्यूमेरिक कोड सिंबल्स, जैसे एडिशन करना है उसके लिए एड वर्ड यूज होने लग गया, सब्ट्रैक्शन करना है उसके लिए सब वर्ड का यूज होने लग गया। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बताए। सिंबॉलिक कोड इज ऑल्सो नोन एज सिंबॉलिक कोड इज ऑल्सो नोन एज द निमोनिक कोड। जो सिंबॉलिक कोड है ना, सिंबॉलिक कोड, उसको बेसिकली हम लोग निमोनिक कोड भी कहते हैं। मैं अब आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, जो निमोनिक है ना, निमोनिक, उसकी अंग्रेजी जो है वो सरप्राइजिंगली
एम से स्टार्ट होती है। अब इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम साइकोलॉजी की स्पेलिंग पूछ सकते हैं किसी से, व्हाई इट स्टार्ट विथ पी। ऐसे में आपसे सुनामी की बात कर सकता हूं, व्हाई इट स्टार्ट विथ टी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें आप कर सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज यूजेस द सिंबॉलिक कोड इंस्टेड ऑफ द न्यूमेरिक कोड, और सिंबॉलिक कोड का दूसरा नाम क्या था बेटा? निमोनिक कोड। इट इज इजियर टू यूज कंपेयर टू द मशीन लैंग्वेज। ये बहुत ही सरल है एज कंपेयर टू व्हाट? मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज जो है ना, उसे बेसिकली क्या चाहिए? उसे एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इससे लाइफ तो सरल हो गई भाई, बट एट द एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। एट द एंड जो कंप्यूटर होता है ना, एट द एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। कंप्यूटर सिंपल 0 और 1 ही समझता है भाई। सो हर लैंग्वेज के साथ आजकल एक एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है बेटा। सो असेंबली लैंग्वेज के साथ भी एक ट्रांसलेटर है। जैसे एक्टिंग करने वाले को एक्टर कहते हैं ना, वैसे ही असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाले को, असेंबली कोड को किस में? मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाले को हम लोग असेंबलर कहते हैं। हम लोग क्या कहते होंगे इसे? असेंबलर। जैसे एक्टिंग करने वाला एक्टर हो गया, खेलने वाला प्लेयर हो गया, पढ़ाने वाला टीचर हो गया। तो जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करा दे, असेंबली कोड को कौन से कोड में कन्वर्ट करा दे बेटा? मशीन कोड में कोई कन्वर्ट करा दे, उसे बेसिकली हम लोग क्या कहते होंगे बेटा? असेंबलर कहते हैं। और हर लैंग्वेज के साथ होता है, ये ध्यान रखना। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक इमेजिनरी चीज बताई है कि पुराने जमाने में लोग इस 0 और 1 का यूज करते थे, बट आजकल लोग सिंबल्स का यूज करने लग गए। यहां पे तो मैंने 4 ही लिखे हैं भैया, कम से कम ये 16 बिट होते हैं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये चीज मेरी समझ में इम्पॉसिबल है कि आप 16 बिट के सीक्वेंस को याद रख पाए। आई थिंक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप 16 बिट को याद रख पाए। तो उनके साथ ये सिंबल्स को, उनके साथ बेसिकली इन सिंबल्स को क्या कर दिया गया है? इन सिंबल्स को बेसिकली मैप कर दिया गया है। इन सिंबल्स को बेसिकली क्या कर दिया गया है बेटा? मैप कर दिया गया है। दीज आर द सिंबॉलिक कोड आई वुड से। इनको बेसिकली हम लोग सिंबॉलिक कोड कहेंगे। बट हम यहां पर असेंबली लैंग्वेज की अच्छाई जानने के लिए नहीं बैठे हुए। हमें तो अल्टीमेटली हर लैंग्वेज में कोई ना कोई कमी देखनी है। देखिए, असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से बेटर थी, बट इसमें भी कुछ कमियां थी, ये भी पोर्टेबल नहीं थी। बट इसमें लिखना बड़ा सरल हो गया, क्योंकि चीजों को अब हमें 0 और 1 में नहीं लिखना है बेटा। चीजों को अब हमें 0 और 1 में नहीं लिखना है। और मैं आपको ये बता दूं, इट वाज द प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज। अगर आपके यहाँ इंटेल कंपनी का प्रोसेसर है, अगर आपके यहाँ कोई इंटेल कंपनी का प्रोसेसर है, और अगर आपके फ्रेंड के यहाँ AMD कंपनी का प्रोसेसर है, तो भाई साहब आप ये पक्की बात समझ लेना कि इंटेल कंपनी का जो प्रोसेसर है वो भी तो एक हार्डवेयर है ना। इनके सिंबल्स अलग अलग होंगे, हो सकता है हमारे यहाँ ऐड हो, उनके यहाँ सम हो। तो ओवरऑल मैं तो ये कहूंगा, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये कहीं ना कहीं हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि प्रोसेसर इज ऑल्सो हार्डवेयर ना। प्रोसेसर क्या है? सिंपल हार्डवेयर। और ऐसी कोई भी लैंग्वेज जो हार्डवेयर पर डिपेंड होती है, उसे बेसिकली हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगा, लेवल के आधार पर
ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल लैंग्वेजेस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया भैया। तो कंप्यूटर की जेनरेशंस की अगर मैं बात करूं, करंटली 5th generation is going on. Currently 5th generation is going on. तो जो हमारी 3rd generation है, in 3rd generation languages are categorized in 2 category. In 3rd generation, इस समय तो currently we are working on like 5th generation. AI का जमाना है, artificial intelligence का। बट 3rd जनरेशन में लैंग्वेजेस 2 कैटेगरी में कैटेगराइज थी। वन इज द लो लेवल और सेकंड वन इज व्हाट, हाई लेवल। इनको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, लो लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस जिनकी डिपेंडेंसी हार्डवेयर के ऊपर होती है। लो लेवल लैंग्वेजेस वह लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है बेटा, हार्डवेयर के ऊपर। These languages are closer. These languages are closer to the machine and difficult to the use. ये जो मशीन है ना, ये जो लैंग्वेजेस हैं वो मशीन के ज्यादा नजदीक है। कोई आपसे पूछ सकता है भाई लो लेवल लैंग्वेजेस के आप एग्जाम्पल बताइए, सो यू हैव द एग्जाम्पल। दीज आर व्हाट, मशीन लैंग्वेज एंड व्हाट, असेंबली लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज कौन सी है हमारी, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामर के नजदीक होती हैं एंड दे आर इजी टू यूज। और मैं आपको ये बता दूं, इन द अर्ली स्टेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इन द अर्ली स्टेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज वी हैव सम टारगेट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो अर्ली स्टेज होती है ना हाई लेवल लैंग्वेज की, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये था कि ये हार्डवेयर पर निर्भर नहीं करती। ये हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं है भाई। आप एक तरह की कॉन्फ़िगरेशन पर कोई भी प्रोग्राम बनाओ और उसे कहीं भी ले जाओ। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा इसमें पोर्टेबिलिटी का फीचर तो आ गया, हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं थी। सो इसमें बड़ी एक ड्रॉबैक था, अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूं, आजकल तो वो भी ड्रॉबैक नहीं है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कुछ लैंग्वेजेस जो थी ना वो टारगेट बेस्ड थी या टारगेट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट ओरिएंटेड? आप इस टारगेट ओरिएंटेड से क्या समझते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कोबोल, कोबोल एक लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैं टारगेट बेस्ड का मतलब बता रहा हूं आपको। अगर आपके पास कोई बिजनेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, इफ यू हैव एनी बिजनेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, तो उसके लिए बिलीव मी कोबोल इज द बेस्ट चॉइस। कोबोल क्या है, एक बेस्ट चॉइस है। अगर आपके पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट है, if you have any project which is related with the scientific calculation, उसके लिए मेरी समझ में फोर्ट्रान इज द बेस्ट चॉइस। अगर आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन अगर कर रहे हैं उसके लिए फोर्ट्रान इज द बेस्ट चॉइस। तो आपने एक चीज देखी कि अगर बिजनेस एक्टिविटीज की रिलेटेड बात कर रहे हैं तो कोबोल है, साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फोर्ट्रान है। तो जैसे जैसे आपकी चॉइस बदल रही है वैसे वैसे लैंग्वेज भी तो चेंज हो रही है ना। वैसे वैसे कौन चेंज हो रहा है बेटा, लैंग्वेज भी तो चेंज हो रहा है। तो मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, ये इसका एक ड्रॉबैक समझ लीजिए कि अर्ली स्टेज ऑफ द 3rd जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेजेस वाज द टारगेट बेस्ड। इस लाइन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोबोल इज यूज्ड फॉर बिजनेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, whereas Fortran is used for the scientific calculation. To overcome these problem, one language was introduced. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई और उस लैंग्वेज का नाम क्या है भाई, सी लैंग्वेज। ये
ऐसी लैंग्वेज है भैया जिसमें ऑल इन वन का फीचर है, जिसके अंदर किसका फीचर है? ऑल इन वन का। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल इन वन? मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, सी के अंदर हम लो लेवल की भी एप्लीकेशन बना सकते हैं और हाई लेवल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। आगे चल के दो सॉफ्टवेयर बताऊंगा आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं, सी इज द ओनली लैंग्वेज, सी इस दुनिया की इकलौती लैंग्वेज है जिसे हम मिड लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सी इज द ओनली लैंग्वेज, राइट, विच इज नोन एज द मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसे मिडिल लेवल क्यों कहते हैं आप लोग? बिकॉज in that we can do the low level programming as well as we can do the high level program. इसके अंदर हम दोनों तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वन इज द लो लेवल और सेकंड वन इज व्हाट? हाई लेवल। दोनों तरीके की प्रोग्रामिंग, अलग से कोई मिड लेवल होता नहीं है। कोई आपसे कहेगा भाई लेवल तो 3 तरह के, नो, लेवल 2 ही तरह के होते हैं। बट सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इट हैज द फीचर्स ऑफ लो लेवल एलोंग विद व्हाट? हाई लेवल। इसके अंदर दोनों तरीके के फीचर्स होते हैं। वन इज द लो लेवल और सेकंड वन इज व्हाट? हाई लेवल। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इट हैज द फीचर्स ऑफ लो लेवल along with हाई लेवल प्रोग्रामिंग। इसके अंदर दोनों तरीके के फीचर्स होते हैं, एक हमारा लो लेवल का होता है और हाई लेवल का भी होता है। सी आप जानते हैं, सी कोई हिंदी और इंग्लिश की तरह नहीं है भाई, इट इज नॉट अ नेटिव लैंग्वेज। तो फिर ये कैसी लैंग्वेज है? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई वुड से। ये कैसी लैंग्वेज होगी बेटा? यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन होता है, न तो कंप्यूटर को ये डायरेक्टली समझ में आती है और ना ही ये हमको डायरेक्टली समझ में आती है। हम अभी सीख रहे हैं और कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारे पास कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। वी हैव वन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, राइट। सो यहां पर उसी की बात करना चाहूंगा मैं आपसे, सी प्रोग्रामिंग। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ये मेरा ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर, प्लीज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1 ना। कंप्यूटर को तो बस 2 ही चीजें तो समझ में आती हैं, 0 और 1। और हम अब प्रोग्राम किस में लिखेंगे? सी में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर लैंग्वेज के साथ कोई ना कोई ट्रांसलेटर होता है। और ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर which is used to convert the high level code into the machine code। और मैं आपको बता दूं, 2 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं भैया, एक हमारा इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर होता है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है बता दूं आपको। इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। यह हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या ये बात आपको भी समझ में आ रही है? सो ये इंटरप्रेटर है, इट चेक्स द कोड। अब देखिए, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। काम तो ये कि भाई हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कराना, बट काम करने का स्टाइल अलग है। ये लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरप्रेटर। इट चेक्स द कोड लाइन बाय लाइन। यह कोड को लाइन बाय लाइन चेक करेगा। और दूसरा हमारा कौन सा होता है बेटा? कंपाइलर। इट चेक्स द कंप्लीट कोड विद इन अ सिंगल स्ट्रोक। पूरे कोड को, लेट अस अज्यूम यू आर हैविंग द 10 स्टेटमेंट, तो ये 10 स्टेटमेंट को एक ही बार में पढ़ेगा और पूरे कोड को किस में कन्वर्ट करा देगा? मशीन कोड में। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर स्पीड की बात की जाए तो कंपाइलर is comparatively faster than what? Interpreter. Compiler basically faster है as compared to what? Interpreter. अब मैं आपसे
फोर्थ जेनरेशन की बात करूंगा तो सी लैंग्वेज जो मैं आपको बता रहा हूं, या और भी कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो थर्ड जनरेशन में आई, उनको बेसिकली हम प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहते हैं, और वी कैन से प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। वहां पर कहीं ना कहीं बेसिकली प्रोसीजर बताया जाता है, राइट। बट फोर्थ जेनरेशन की जो लैंग्वेजेस है ना, फोर्थ जेनरेशन की, उनको बेसिकली हम लोग नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। कैसी लैंग्वेज कहेंगे बेटा? नॉन प्रोसीजरल। दीज लैंग्वेज ऑलवेज डिस्कस, प्लीज प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में डिफरेंस बता दूं आपको। प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमें व्हाट का और हाउ का दोनों आंसर देने पड़ते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और जो नॉन प्रोसीजरल है उसमें सिंपल हमको व्हाट का आंसर देना होता है। वहां पर सिंपल हमको किसका आंसर देना पड़ता है? व्हाट का। मेरा मानना यह है प्रोसीजरल लैंग्वेज का कोड जो होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, और नॉन प्रोसीजरल का जो कोड होता है वो छोटा होता है। तो जितनी भी ये डेटाबेस की लैंग्वेज होती है ना, सेलेक्ट वलेक्ट आपने सुने हो कभी, सेलेक्ट कमांड वगैरह जो होती हैं, ये बेसिकली नॉन प्रोसीजरल होती हैं। दीज लैंग्वेज ऑलवेज डिस्कस अबाउट व्हाट, देयरफॉर द कोड्स आर स्मॉलर कंपेयर टू द प्रोसीजरल लैंग्वेज। These are used for normally for the database management system। जब कभी इन फ्यूचर आप कभी DVMS पढ़ेंगे या आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने एक लैंग्वेज जरूर यूज की होगी उसमें, और उस लैंग्वेज का नाम क्या है बेटा? SQL। SQL बोले तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसे हम लोग कौन सी लैंग्वेज कहते होंगे बेटा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये नॉन प्रोसीजरल है। हार्डली मुश्किल से 2-3 लाइन का कोड होता है। किसी टेबल का पूरा डेटा निकालना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। सो इट इज वेरी कूल। अगर मैं आपसे जेनरेशंस की ही बात करूं, ये मैं थोड़ा सा सी से हट गया हूं, अभी हम फिफ्थ जेनरेशन में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड एंड सो ऑन ये जेनरेशन होंगी तो सही। ये कंप्यूटर की जेनरेशन थी। द फर्स्ट जेनरेशन लैंग्वेज और फर्स्ट GL are the low level language that are what machine language। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप मुझे फर्स्ट जेनरेशन की कोई लैंग्वेज बताइए, तो बिलीव मी आप उस जगह पर बस एक ही लैंग्वेज बताएंगे, और उस लैंग्वेज का नाम आप क्या बताएंगे बेटा? मशीन लैंग्वेज। दूसरी होती है सेकंड जेनरेशन, सेकंड GL। ये भी हमारी लो लेवल है, इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज आई, और ये बेसिकली डायरेक्टली OS का कर्नल होता है, विच इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। डायरेक्टली हार्डवेयर के जितनी भी ड्राइव्स और जितने भी डिवाइसेस होते हैं वहां पर नॉर्मली असेंबली का ही यूज होता है। नॉर्मली जो वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो गेमिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर होती है भाई। उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो किस में होती होगी? असेंबली लैंग्वेज में। तो थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया आपके पास मेरी समझ में होना चाहिए। जो थर्ड जेनरेशन लैंग्वेज है, जितनी भी लैंग्वेजेस आप नॉर्मली पढ़ते हैं वो ज्यादातर थर्ड और फोर्थ में आती हैं। थर्ड जनरेशन में वो C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक। फोर्थ जनरेशन के अंदर भी कुछ मोर और लेस ऐसी ही कुछ लैंग्वेजेस हैं, बट इसके अंदर डेटाबेस प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस भी ज्यादातर यूज होती हैं। बट PHP, पाइथन, रूबी, SQL। देखिए पाइथन इज द फ्यूचर। आजकल मैक्सिमम बच्चा जो सीख रहा है ना, वो पाइथन सीख रहा है भाई। क्या सीख रहा होगा? पाइथन। सो आई होप आपको थोड़ा सा जेनरेशंस का आइडिया दिया मैंने। ये फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, और यू कैन से 5GL are the program that contain the visual tools to help to develop a program। Example of fifth generation include what? Mercury, OPS5, Prolog। These are the examples of the fifth generation। आजकल AI का जमाना है, AI पर वर्क हो रहा है।
इमोशन से इन्फ्यूज किए जा रहे हैं। आपने सुना भी होगा आजकल रोबोट जो है उनको नागरिकता मिलने लगी देशों की। सो 5th जनरेशन उसी के ऊपर काम कर रही है। अभी जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड-19 कोरोना, उसमें आपने देखा होगा रोबोट जो हैं वो कभी मेडिसिन देने जा रहे हैं, कभी फूड देने जा रहे हैं। ड्रोन्स वगैरह आपने सुना होगा, इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द रिमोट लोकेशन। तो ये सारा कुछ खेल जो है वो 5th जनरेशन का है। आई होप ये बातें आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। प्लीज इनका भी सी से कोई लेना देना नहीं। ये मैंने आपको एक ग्राउंड तैयार करके दिया है। इन चीजों की फ्यूचर में हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए, कम से कम हमें जेनरेशंस का आइडिया होना चाहिए, कौन सी जेनरेशन में कौन सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, ये सारी बातें आपको मेरी समझ में पता होनी चाहिए। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सी। अब सी का कुछ बेसिक्स जो फंडामेंटल है उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें करने जा रहा हूं। तो हर इंसान सबसे पहले तो यही क्वेश्चन करता है सी है क्या। तो अगर आपका इसका इंसर्ट अगर आपको आंसर देना है तो सी बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी बेसिकली क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड फॉर क्रिएटिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिलीव मी, इसके अंदर दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर बन जाते हैं भैया। अब आपके लिए ये शब्द भी थोड़े से तकलीफ दे रहे होंगे, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं पता है? जो ओएस और हार्डवेयर के बीच में होते हैं। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका डायरेक्ट इंटरेक्शन ओएस हार्डवेयर से है, जो ओएस और हार्डवेयर के बीच में हो, इटसेल्फ ओएस भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज लाइनेक्स, these are also the example of the system software। इनको भी मैं तो ये एग्जाम्पल कहूंगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू द अदर सॉफ्टवेयर। बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी चीजों के लिए प्लेटफॉर्म ही तो देता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं ना, कंपाइलर वगैरह, ये सारी चीजें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आती हैं। तो मैं तो आपको एक बस मोटी सी लाइन पढ़ा देता हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट टू द हार्डवेयर डिवाइसेस। जिनका डायरेक्टली इंटरेक्शन किसके साथ होता है बेटा? हार्डवेयर के साथ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप समझ लीजिए हमेशा एंड यूजर और ओएस के बीच में होते हैं। किस किस के बीच में? एंड यूजर और ओएस। जैसे कैलकुलेटर हो गया, ब्राउजर हो गया, नोटपैड हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सारी चीजें जो होती है ना बेटा, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर में आती है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट डज रियल वर्क फॉर द यूजर। एक्चुअल में हम भी यही बनाना सीखते हैं नॉर्मली। हम भी नॉर्मली जो बनाना सीखते हैं, विच इज व्हाट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम that does real work for the user. It is mostly created to perform a specific task for a user. Application software एक प्रोग्राम है that does the real work for the user। और मैं तो एक बात जानता हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप कोई स्पेसिफिक टास्क है ना, उसे परफॉर्म करना चाहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द एंड यूजर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, विच एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द एंड यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने तो आपसे कहा था, और आप इसे सरल तरीके से ऐसे समझ लो भैया, जो ओएस और एंड यूजर के बीच में होता है, आपका ज्यादातर पाला इनसे ही पड़ता है, वर्ड से, एक्सेल से, डेटाबेस से, ब्राउजर से। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे देखिए इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ है बताइए? सिस्टम सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर के साथ। जैसे मैं आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, सम यूटिलिटीज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं हमारे, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, उनका डायरेक्ट जो लिंक है ना, डायरेक्ट, वह बेसिकली हार्डवेयर के साथ होता है। इट मींस इन सी वी कैन डू the low level programming as well as we can do the high level programming. That is why it is known as the middle level language. इसीलिए नॉर्मली हम इसको एक मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं. That is why it is known as the मिडिल लेवल लैंग्वेज. उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा. आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे. मैं कल की क्लास में आपको सी का पहला प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा. बट जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ कुछ टूल्स जरूर लेके जाते होंगे, रिसोर्सेज जरूर लेके जाते होंगे. लेट अस अज्यूम आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ पेन, एडमिट कार्ड, ये चीजें लेके जाते होंगे. सेम कॉन्सेप्ट इज इन प्रोग्रामिंग. इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. थैंक यू सो मच.